नेक्स्ट टॉपिक है ईएमएफ ऑफ ए सेल और सेल पोटेंशियल या फिर बोल दीजिए सेल वोल्टेज। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। जैसा कि आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो इलेक्ट्रोड का बना हुआ होता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड मतलब दो हाफ सेल का। तो अपन ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डैनियल सेल पढ़ा था। एग्जाम्पल रफली डायग्राम यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा कि अपने को पता है दो हाफ सेल से मिलकर बना होता है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये अटैच है एक वोल्टमीटर के थ्रू, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। नेगेटिव जो है रोड वो एनोड और ये हो गया कैथोड। ये जो इधर है कैथोड जो है वो कॉपर रोड, एनोड जो है वो है जिंक रोड। इधर अपन सॉल्यूशन लेते हैं जिंक सल्फेट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। इधर अपन ने सॉल्यूशन लिया है कॉपर सल्फेट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। तो अपन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो इलेक्ट्रोड मतलब दो हाफ सेल से मिलकर बना हुआ होता है। वन ऑफ दीज इलेक्ट्रोड मस्ट हैव हायर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड द अदर इलेक्ट्रोड हैज लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अपन यहां देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे पर पॉजिटिव। अब जिस पर पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब यहां पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, तो मतलब यहां पोटेंशियल क्या हो गया, हाई पोटेंशियल। और इधर नेगेटिव चार्ज है तो इधर पोटेंशियल क्या हो गया, लो पोटेंशियल। इधर पोटेंशियल लो हो गया, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, इधर वोल्टेज कम है इधर वोल्टेज ज्यादा है। अब होगा क्या कि ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, नेगेटिव टू पॉजिटिव। पढ़ चुके हो आप ये। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और करंट जो है करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब ये करंट किस वजह से फ्लो कर रहा है, ये करंट फ्लो कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन बिटवीन दीज टू हाफ सेल। इन दोनों हाफ सेल के बीच पोटेंशियल में डिफरेंस होने की वजह से यहां क्या कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। क्योंकि एक तरफ पोटेंशियल क्या है, हाई पोटेंशियल है और एक तरफ लो पोटेंशियल है। और इन दोनों हाफ सेल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। दो हाफ सेल के बीच जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। और जबकि आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ चुके हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन वो होता है मेटल रोड और उसके आयन के बीच। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है मेटल रोड और आयन के बीच, जबकि ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस। तो यहां से अपन लिख देंगे the potential difference
इन बिटवीन या फिर द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन बिटवीन टू हाफ cell, the difference of electrode potential in between two half cell is known as EMF of a cell or cell potential। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ ये समझनी है कि EMF ऑफ द सेल है। EMF ऑफ द सेल कब होगा? जब आपके सेल में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो क्या लिख देंगे यहां से? EMF ऑफ द सेल इट इज कॉल्ड EMF of the cell, it is called EMF of the cell if no current is drawn from the cell। तो ये बात आपको खास तौर पर ध्यान रखनी है। EMF जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, जो अपन बात करते हैं कब करते हैं? जब आपके सेल के अंदर क्या नहीं कर रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो उस टाइम जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वही क्या कहलाता है? EMF ऑफ ए सेल। अब आप यहां देख रहे हो कि जो वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर अपने को पता है जब जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन अपन 1 मोलर लेते हैं तो क्या कि वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर रीडिंग कितनी दिखाता है? 1.1 वोल्ट। अब ये जो 1.1 वोल्ट है ये क्या है? EMF ऑफ ए सेल। तो यहां वोल्टमीटर जो रीडिंग दिखा रहा है 1.1 वोल्ट, वो क्या है? EMF ऑफ ए सेल। इसका मतलब इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है? 1.1 वोल्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो वोल्टमीटर रीडिंग दिखाएगा ये ही क्या होगा? EMF ऑफ ए सेल। अब बात आती है कि अपन किसी भी सेल का EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान से समझने की बात है, रियल में होता क्या है कि पहले तो ये ध्यान रखना है, EMF ऑफ ए सेल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं E सेल से। EMF ऑफ ए सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय E सेल से। EMF ऑफ सेल E सेल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फॉर्मूले की बात बिल्कुल ध्यान से समझना है, इसका फॉर्मूला। तो EMF ऑफ ए सेल क्या होता है? EMF ऑफ सेल सम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। EMF is the sum of oxidation potential of anode and reduction potential ऑफ कैथोड। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है तो जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैथोड पर रिडक्शन होता है, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है वो कहलाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो EMF क्या हो गया? सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। अब बात ध्यान देने की है, इनसे हटकर मैं एक बात बता रहा हूं यहाँ कि IUPAC ने फिक्स कर रखा है अपन जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं वो केवल रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। अपन जो
पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेंगे वो रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अपने को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करना है। जिस भी फॉर्मूले वगैरह में अपन बात करेंगे तो केवल रिडक्शन पोटेंशियल को ही रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं करना है। आईयूपीएसी ने ऐसा फिक्स कर रखा है। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग यहाँ अपन इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। अब ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट होते हैं। तो इसको जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो यहां से अपन लिख देंगे ईएमएफ ऑफ ए सेल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। दोबारा ध्यान देंगे, ईएमएफ ऑफ ए सेल सम होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये तो एक्चुअल फॉर्मूला, रियल जो फॉर्मूला। अब आईयूपीएसी ने क्या फिक्स कर रखा है कि आप जो पोटेंशियल रिप्रेजेंट करोगे, कौन सा रिप्रेजेंट करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट नहीं करना है, तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल में। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो क्या अपन ने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट। तो ये प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखना होगा तो साइन क्या करेंगे, ऑपोजिट लगा देंगे। तो प्लस से अपन ने क्या लगा दिया, माइनस। तो जब माइनस लगा देंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा किसमें, रिडक्शन पोटेंशियल में। एग्जांपल मैंने बताया था, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस 0.34 वोल्ट। अगर रिडक्शन निकालना हो तो साइन चेंज कर देंगे, प्लस 0.34 वोल्ट। ये पढ़ चुके हैं, तो वो ही काम अपन ने यहां किया है। अब इसके बाद यहां अपन आगे समझने से पहले तो एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए एक रिएक्शन है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कॉपर मेटल बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है कॉपर आयन में। किसी भी तरीके से मान लीजिए आपको इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है, तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करोगे तो ये पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन कर रहे हो तो Cu से Cu2 प्लस 0 से +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो क्या हो गया वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। फिर इसके बाद अगर रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करना है तो इसको रिडक्शन की फॉर्म में Cu2 प्लस से Cu, तो 2 प्लस से 0, तो 2 प्लस से 0 हो रहा है तो मतलब रिडक्शन, 0 से 2 प्लस हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से अपन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आईयूपीएसी ने किसको फिक्स कर रखा है, आप केवल चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, आप केवल किसको रिप्रेजेंट करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो यहां से पहले तो देखते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल का फॉर्मूला क्या हो गया, ईएमएफ ऑफ ए सेल इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो ये फॉर्मूला हो गया ईएमएफ ऑफ ए सेल का। ईएमएफ ऑफ ए सेल इक्वल क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। ये कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आईयूपीएसी ने फिक्स कर रखा है कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट ही नहीं करोगे, किसको करोगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड।
अब यही अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ ए सेल इक्वल क्या, ईएमएफ ऑफ ए सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल इक्वल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, मतलब नोट लग जाएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया ईएमएफ ऑफ ए सेल का इन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब डैनियल सेल से अपन समझ लेते हैं कि किस तरीके से अपन ईएमएफ ऑफ ए सेल कैलकुलेट करें। अपने को डैनियल सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल द ईएमएफ ऑफ ए डैनियल सेल इज कैलकुलेटेड एज। अब डैनियल सेल की आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, जिंक सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। अब इसका अपने को ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट करना है, तो ईएमएफ ऑफ सेल होता है E कैथोड माइनस E एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। अब बात आती है कि ईएमएफ ऑफ सेल किस तरीके से रिप्रेजेंट करें। तो पहले इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसका रिप्रेजेंट करना है, कैथोड का। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो अपने को रिप्रेजेंट ही नहीं करना है, ये बात तो आपको दिमाग में बैठा लेनी है। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अब कैथोड पर रिएक्शन होती है रिडक्शन, तो यहाँ अपन देखेंगे जीरो, ये फ्री स्टेट है तो 0 से 2 प्लस, मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये +2 से 0 तो मतलब ये रिडक्शन। तो इसमें कैथोड की रिएक्शन कौन सी हो गई, Cu2 पॉजिटिव से Cu। तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है तो Cu2 प्लस से Cu ऑब्लिक Cu माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन। अब हो तो रहा है इसका ऑक्सीडेशन, लेकिन अपने को रिप्रेजेंट क्या करना है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn2 पॉजिटिव से Zn। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है कि जिंक से जिंक आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन अपन फॉर्मूले में क्या करते हैं कि आईपीएसी के अकॉर्डिंग बाय कन्वेंशन केवल रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अपन ने क्या रिप्रेजेंट किया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इस तरीके से अपन ने डैनियल सेल का क्या ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला कैलकुलेट किया है। नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मान लीजिए आपको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए बोल दें, तो आप किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो हमेशा दो इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड से मतलब समझ रहे हो, दो हाफ सेल, दो हाफ सेल का क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर आपको किसी सिंगल इलेक्ट्रोड मतलब सिंगल हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए बोल दे, तो आप ये अकेले इलेक्ट्रोड के साथ, अकेले हाफ सेल के साथ नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा दो हाफ सेल का, दो इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का क्या होता है, डिफरेंस होता है। जिस तरीके से अपन ईएमएफ मेजर करते हैं, ईएमएफ कैसे मेजर करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो अब बात आती है कि अपन किस तरीके से किसी भी सिंगल हाफ सेल का, सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करें। तो इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज फिक्स, then the electrode potential of the other electrode may be calculated। अगर आप किसी एक इलेक्ट्रोड का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर दो, फिक्स कर दो, तो उससे आप दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। और जिस इलेक्ट्रोड का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स किया है उसको अपन बोलते हैं क्या, रिफरेंस इलेक्ट्रोड। दोबारा सुनेंगे कि ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे कि अगर अपन किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर दें तो आप दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हो, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। और जिस इलेक्ट्रोड का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स कर दिया उसको क्या नाम दे दिया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। मतलब जिस भी आपको एक अकेले इलेक्ट्रोड का क्या करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, आपको उसको कनेक्ट कर देना है किसके, रेफरेंस इलेक्ट्रोड से। तो इसका तो अपन ने फिक्स कर रखा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसको फिक्स कर रखा है इसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसी को अपन दूसरे नाम से बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसी को अपन दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसको अपन ने फिक्स कर दिया तो आगे अपना जो टॉपिक है वो यही है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को बाय कन्वेंशन अपन रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब सबसे पहली बात तो सबसे फर्स्ट पॉइंट कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसको आपने रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर ले रहे हो, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स होता है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0.0 वोल्ट, मतलब 0 वोल्ट। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज फिक्स्ड। क्या है, फिक्स है, जो कि क्या है, दैट इज 0.0 वोल्ट, 0 वोल्ट। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता क्या है वो अपने को समझना है। तो सबसे फर्स्ट अपन समझते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो समझ गए होंगे आपको क्या पढ़ना है कि अपन सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं निकाल सकते, तो किस तरीके से निकालेंगे कि उसके रेफरेंस में एक इलेक्ट्रोड ले लेंगे और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को अपन ने फिक्स कर दिया है। किसको फिक्स किया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। फिर इससे अपन किसी भी इलेक्ट्रोड का सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है इसके बारे में अपन समझते हैं। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है कि इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर होता है सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम वायर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब। तो साथ साथ में मैं यहाँ डायग्राम बना देता हूँ। इस तरीके से एक ग्लास ट्यूब है, इस सील्ड ग्लास ट्यूब, एक सील ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या होता है, एक प्लेटिनम वायर। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनम वायर सील्ड इन ए ग्लास ट्यूब एंड हैज ए प्लेटिनम फॉइल अटैच्ड टू इट वन एंड। इसके एक एंड पर क्या होती है, प्लेटिनम फॉइल अटैच होती है। द प्लेटिनम फॉइल इज कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक। और इस प्लेटिनम फॉइल पर अपन कोटिंग करके रखते हैं किसकी, प्लेटिनम ब्लैक की। प्लेटिनम ब्लैक का मतलब कि जो प्लेटिनम है फाइन प्लेटिनम की, इस पर अपन फाइन पाउडर प्लेटिनम की इसके ऊपर क्या करते हैं, कोटिंग करते हैं। तो फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की अपन ने इस पर
कोटिंग कर दी और ये बिहेव करता है एज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेटिनम, ये बिहेव करेगा किसकी तरह, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह। इसके बाद ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है ये प्लेस होता है एक बीकर में, ये प्लेस होगा एक बीकर में और उस बीकर के अंदर अपन एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं किसका, HCl का, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है कितनी, 1 मोलर। इसको अपन रख देते हैं एक बीकर के अंदर, इस एक बीकर में रख दिया और इस बीकर में अपन ने क्या लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। दोबारा समझेंगे कि एक सील्ड ग्लास ट्यूब के अंदर प्लेटिनम वायर होता है, इस प्लेटिनम वायर के एक एंड पर क्या होती है, प्लेटिनम फॉइल लगी हुई होती है और ये प्लेटिनम फॉइल जो है ये प्लेटिनम फॉइल होती है कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, फाइन पाउडर है प्लेटिनम का, इस पर उसकी अपन इस पर कोटिंग करके रखते हैं और ये जो बिहेव करेगा ये किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद क्या होता है कि ये जो सील्ड ग्लास ट्यूब है इसके बाहर की ओर एक दूसरी ट्यूब और होती है, इस ट्यूब से हाइड्रोजन गैस क्या होगी, पास होगी। हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट और आउटलेट का काम करेगा, तो ये हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट और आउटलेट का काम करता है। हाइड्रोजन गैस पास होती है एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। तो इस ट्यूब से अपन हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसी को अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड। इसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या होती है, 1 बार प्रेशर पर पास होती है इनटू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर। हाइड्रोजन गैस इज पास इनटू 1 मोलर HCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। फिर ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सिंपली एक्ट करता है किसकी तरह, एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड बिहेव करेगा, एक्ट करेगा एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह। यहां से क्या होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इनफ्लो और आउटफ्लो। ये जो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करता है, तो इसका मतलब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहेगा। फिर जिस भी सेल से अपने को इसको कनेक्ट करना होता है तो इस वायर के थ्रू अपन इसको क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। इसके बाद अपने को इसकी वर्किंग के बारे में समझना है, तो मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ गए होंगे। एक सील्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसके अंदर प्लेटिनम वायर होता है। इस प्लेटिनम वायर के अंदर एक क्या होती है, एक एंड पर प्लेटिनम फॉइल कोटेड होती है विद प्लेटिनम ब्लैक। एक फाइन पाउडर प्लेटिनम का अपन इस पर कोटिंग रखते हैं। इस सील्ड ग्लास ट्यूब के बाहर एक और ट्यूब होती है जो हाइड्रोजन गैस के लिए इनलेट और आउटलेट का क्या करेगी, काम करेगी। यहाँ से अपन हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर इन 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड एक सिंपल इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होता रहेगा, इससे इलेक्ट्रॉन का इनफ्लो और आउटफ्लो होता रहेगा।
तो जिस भी इलेक्ट्रोड का अपने को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको अपन यहां से क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बिहेव करता है एनोड की तरह भी और कैथोड की तरह भी। तो जब ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करे तो क्या होगा, यहाँ ऑक्सीडेशन, और वो ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा ये आपको समझ लेना है। तो जब ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है तो ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा कि जो क्या हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और कन्वर्ट हो जाएगी H+ आयन में। अब हाइड्रोजन गैस है वो क्या है, डाई एटॉमिक होती है, तो ये क्या हो गया H2, दो हाइड्रोजन एटम हो गए, तो ये 2 से मल्टीप्लाई, ये +2, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब क्या होगा इस पर ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या सम हाइड्रोजन गैस चेंज इनटू H+ आयन, कुछ एक हाइड्रोजन गैस है वो कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई किसमें, H+ आयन में, और ये H+ आयन किसमें चले जाएंगे, सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे। तो ये तो बात हो गई किसकी, एनोड की। अब मान लीजिए आपको इसका सेल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो मैंने आपको बताया था गैस है, गैस का सेल रिप्रेजेंटेशन अपन बाद में पढ़ेंगे। तो एनोड पर सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मेटल या फिर गैस है तो गैस, अब यहाँ कौन सी गैस है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ब्रैकेट में लिख दिया गैस, प्रेशर कितना है 1 बार। अब ये हाइड्रोजन गैस, इस हाइड्रोजन गैस के लिए इलेक्ट्रोड का काम कौन कर रहा है, प्लेटिनम, तो यहाँ अपन ने लिख दिया प्लेटिनम और इसके ब्रैकेट में सॉलिड, तो मेटल, फिर क्या हो गई गैस, इसके बाद सिंगल वर्टिकल लाइन, फिर से मेटल के बाद क्या होता है मेटल आयन, तो यहाँ मेटल आयन क्या है सॉल्यूशन में H+ आयन, तो मेटल आयन हो गया H+ आयन, और ब्रैकेट में इसकी कॉन्सेंट्रेशन हो गई कितनी 1 मोलर। तो इस तरीके से अपन ने इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कर दिया है एनोड का। इसके बाद आपको बताया है कि मैंने कि ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड के साथ साथ कैथोड का भी काम करेगा। तो जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करे तो यहाँ जो कैथोड का काम करेगा तो जो रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी, रिडक्शन। और किस तरीके से होगी रिडक्शन रिएक्शन, तो क्या होगा कि जब रिडक्शन होता है तो सॉल्यूशन से H+ आयन, सॉल्यूशन से H+ आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो गए हाइड्रोजन में। अब हाइड्रोजन होता है डाई एटॉमिक, तो H2, ये 2, और इसको भी अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। तो जब रिडक्शन हो रहा है तो कुछ एक हाइड्रोजन आयन चेंज हो गए किसमें, हाइड्रोजन गैस में, और वो हाइड्रोजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो अपन देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का काम कर रहा है, रिवर्सिबल है नेचर में, मतलब एनोड का भी और कैथोड का भी। तो ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन होता है तब हाइड्रोजन गैस चेंज हो जाती है किसमें, H+ आयन में, और ये H+ आयन चले जाते हैं किसमें, सॉल्यूशन में। जब कैथोड का काम करेगा तो सॉल्यूशन से H+ आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट हो जाते हैं हाइड्रोजन गैस में। और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल रिप्रेजेंटेशन अपने को करना है कैथोड का, तो कैथोड का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एनोड के जस्ट ऑपोजिट। तो सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, मेटल आयन हो गया, मेटल आयन H+, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन। फिर क्या मेटल है तो मेटल, गैस है तो गैस, तो गैस है अपने पास कौन सी, हाइड्रोजन गैस, ये पास कर रहे हैं अपन 1 बार प्रेशर पर। और इस हाइड्रोजन गैस के लिए इलेक्ट्रोड का मेटल प्लेटिनम,
ब्रैकेट में सॉल्यूट। तो इस तरीके से अपन हाइड्रोजन गैस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन केस ऑफ एनोड एंड इन केस ऑफ कैथोड। अब जिस भी इलेक्ट्रोड का आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको अपन कनेक्ट कर देंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो जब मान लीजिए आपका इलेक्ट्रोड है वो एनोड का काम करेगा तो सी किसका काम करेगा, कैथोड का। और जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड का काम करेगा तो सी किसका काम करेगा, एनोड का। और इस सी का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ध्यान रखना है, फिक्स है, कितना है 0.0 वोल्ट एट 298 केल्विन टेम्परेचर। अब इसके बाद बात आती है कि अपने को कैसे पता चले कि इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो जब आप इसको किसी भी इलेक्ट्रोड से क्या करोगे, जोड़ोगे, तो यहां आप क्या लगाओगे, वोल्टमीटर या एमीटर, और उसका पॉइंटर क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो इस पॉइंटर की डायरेक्शन से अपन पता करेंगे कि आपके जो इलेक्ट्रोड आपने अटैच किया है इस सी के साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ, इस पॉइंटर की डायरेक्शन से एमीटर और वोल्टमीटर जो आप लगा रहे हो इसका पॉइंटर की डायरेक्शन से अपन पता करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन हो तो वहां से वैल्यू आ जाएगी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, और जब रिडक्शन हो तो रिडक्शन पोटेंशियल की। और ये आपने पढ़ लिया है कि मान लीजिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई तो रिडक्शन पोटेंशियल की निकालनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन क्या कर देंगे, चेंज। तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल समझते हैं कि किस तरीके से किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कैसे मेजर करते हैं। तो अब अपन समझते हैं कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से अपन किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे फर्स्ट अपन एग्जांपल ले लेते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक मेटल, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन अपन ने ली है क्या, 1 मोलर। तो जिंक इलेक्ट्रोड की अपन क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं। तो अपन ने क्या है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड लिया है जिसकी अपन क्या, एक जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, और उस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अपन ने कितनी ली है, 1 मोलर। एक जिंक इलेक्ट्रोड डिप्ड है जिंक आयन सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। इसको अपन अटैच कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। इसको अपन अटैच कर रहे हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। तो मैं रफली डायग्राम बना देता हूं। ये जिंक इलेक्ट्रोड हो गया और ये जिंक इलेक्ट्रोड जिंक आयन में रखा हुआ है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। इसको अपन अटैच करेंगे किसके साथ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अपन इसको अटैच करते हैं। यहाँ अपन ने वोल्टमीटर लगाया है, ये वोल्टमीटर हो गया, और इन दोनों को अपन जोड़ देते हैं सॉल्ट ब्रिज से। इनको अपन ने जोड़ दिया सॉल्ट ब्रिज से। तो ये अपन ने यहाँ रफली डायग्राम बना लिया है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अपन ने अटैच किया। यहाँ से
पास हो रही है हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। तो यहां से अपन देख रहे हैं कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो जिंक आयन के सॉल्यूशन में, जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या है, डिप्ड है, जिसकी कंसंट्रेशन अपन ने कितनी ली है 1 मोलर। इसको अपन ने अटैच कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ और यहां अपन ने क्या कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर। अब जैसे ही अपन यहां कनेक्ट करते हैं तो जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है, वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है 0.76 वोल्ट। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करते हो तो वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है कितनी 0.76 वोल्ट। और ये इसका वोल्ट मीटर का पॉइंटर है, इस डायरेक्शन में क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो वोल्ट मीटर में रीडिंग 0.76 वोल्ट आई। तो ये आपने पढ़ा है, ये जो रीडिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो ईएमएफ ऑफ ए सेल यहां से हो गया, स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाल रहे हैं अपन 1 मोलर कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन। तो स्टैंडर्ड में हो गया ईएमएफ ऑफ ए सेल हो गया 0.76 वोल्ट। ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर इस पॉइंटर की डायरेक्शन से अपने को पता चल रहा है कि करंट है, करंट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से किधर जा रहा है, जिंक की ओर। तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई, ये डायरेक्शन करंट की है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या है, इसके ऑपोजिट। तो मतलब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिंक इलेक्ट्रोड टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और करंट जा रहा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। मतलब जिंक से इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं तो मतलब जिंक ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस। और जब इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब जिंक किसका काम कर रहा है, एनोड का, नेगेटिव चार्ज हो गया। अब इन इलेक्ट्रॉन को गेन कौन कर रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इलेक्ट्रॉन गेन मतलब जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो क्या होगा, रिडक्शन। आप पढ़ चुके हो रिडक्शन कैसे होता है, बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन हो रहा है तो मतलब ये काम किसका करेगा, कैथोड का। ये काम कर रहा है किसका, कैथोड का। तो इस तरीके से अपन ने पता कर लिया कि आपके इलेक्ट्रोड का हो रहा है क्या, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मतलब यहां से इसकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तो यहां से अपन लिखेंगे ईएमएफ ऑफ, सबसे फर्स्ट ईएमएफ ऑफ सेल बाद में लिखते हैं, पहले यहां अपन इसकी रिएक्शन लेते हैं। तो एट एनोड, एनोड जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या करेगा, ऑक्सीडेशन होता है बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कन्वर्ट हो गया जिंक आयन में। और फिर बात आती है कैथोड की। तो कैथोड का काम कौन कर रहा है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये अभी आप पढ़ चुके हो, जब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है तो सॉल्यूशन से H+ आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और हाइड्रोजन गैस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आप पढ़ चुके हो। तो ये कैथोड की बात हो गई। अब इसके बाद ओवरऑल सेल रिएक्शन अपने को लिखनी है। तो सेल रिएक्शन लिखनी है तो दोनों एनोड और कैथोड की रिएक्शन को सम कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कैंसिल हो गए। तो ओवरऑल रिएक्शन हो गई जिंक सॉलिड प्लस 2H+ एक्वस गिव्स जिंक आयन प्लस हाइड्रोजन गैस। ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गई। तो यहां से अपन अब ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो ईएमएफ ऑफ सेल हो गया E कैथोड माइनस E एनोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं। तो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल E0। कैथोड पर रिडक्शन वाली रिएक्शन, तो रिडक्शन किसका हुआ है,
इस रिएक्शन का, तो रिडक्शन की फॉर्म में लिख देंगे H प्लस से H2 माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। तो इसको हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो Zn2 प्लस ओब्लिक Zn। इसके बाद ईएमएफ ऑफ सेल स्टैंडर्ड में अपने को वोल्टमीटर से पता चल गया वैल्यू कितनी है 0.76 वोल्ट। ये है क्या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड कंडीशन में, ये स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या वोल्टेज जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिक्स है, कितना है 0। तो ये वैल्यू हो गई 0 माइनस ई नॉट ऑफ जिंक आयन से जिंक, और यहां से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक आ गया 0.76 वोल्ट। अब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये किसकी वैल्यू आई है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, ये नेगेटिव हो गया। तो जिंक के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी हो गई -0.76 वोल्ट। अब यहां से आप देख रहे हो जिंक मेटल का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना आ गया -0.76 वोल्ट। अब मान लीजिए आपको इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगी, साइन क्या कर देंगे ऑपोजिट, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी +0.76 वोल्ट। तो इस तरीके से अपन ने इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली। तो ये वैल्यू हो गई किसकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, क्योंकि अपन यहां से देख रहे हैं जिंक का क्या है, जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, तो मतलब एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर आपको पूछता है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू यहां से क्या होगी +0.76 वोल्ट। अब आप इस बात को रफली यहाँ एक बार कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। तो क्या हो गया ई नोट ऑफ सेल इक्वल ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ई नोट ऑफ सेल की ई नोट ऑफ सेल। अब मान लीजिए जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालो, तो मतलब जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रहे हो तो जिंक एनोड की तरह काम कर रहा है, तो जब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकालोगे तो जिंक कैथोड की तरह काम करेगा। तो कैथोड की तरह काम करेगा तो अब फॉर्मूला हो जाएगा ई नोट इस तरीके से, और सी काम करेगा एनोड की तरह, तो एनोड की तरह सी काम करेगा तो H प्लस से H2 जस्ट ऑपोजिट हो गया। ये वैल्यू अपने को पता है 0.76 वोल्ट। ई नोट जो है जिंक का निकालना है, ये वैल्यू 0, तो यहां से ई नोट जिंक ये हो गया 0.76 वोल्ट। यही आपने बताई थी पॉजिटिव में आ रही है। तो यहां आप नोटिस भी कर रहे हो जब जिंक किसका काम करेगा कैथोड का, यहां तो जिंक किसका काम कर रहा है एनोड का, तो माइनस में आई। जब कैथोड का काम कर रहा है तो वैल्यू किस में आ गई प्लस में। और वैसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। इसके बाद एक और एग्जांपल अपन इसका देखते हैं। एग्जांपल है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर मेटल का निकालना है, और कॉपर आयन की कॉन्सेंट्रेशन अपने ले ली कितनी 1 मोलर। तो अब अपने को कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। आपको मैं समझा भी चुका हूं कॉपर का एग्जांपल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आती है -0.34 वोल्ट, और रिडक्शन की +0.34 वोल्ट। तो सेम इसी तरीके से अपन क्या करेंगे कि
एक कॉपर का इलेक्ट्रोड ले लिया, उस कॉपर के इलेक्ट्रोड को अपन ने डिप्ट कर दिया कॉपर आयन के सॉल्यूशन में। ये कॉपर रॉड हो गई, कॉपर आयन के सॉल्यूशन में अपन ने इसको डिप कर दिया और कॉपर आयन सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अपन ने 1 मोलर ली है, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। और फिर इसको अपन कनेक्ट कर देते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। इसको अपन ने कनेक्ट कर दिया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। यहाँ अपन ने कनेक्ट कर दी सॉल्ट ब्रिज वोल्ट मीटर। ये हो गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। HCl भी लिख सकते हैं, 1 मोलर HCl सॉल्यूशन। अब इसके बारे में अपने को समझना है। तो कॉपर की रॉड जिसको अपन ने डिप कर रखा है कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन के सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 1 मोलर। अब यहाँ से ये जो आप वोल्टमीटर लगा रखा है, ये वोल्टमीटर रीडिंग दिखाता है 0.34 वोल्ट। जैसे ही इस अपरेटस को आप क्या करोगे, अरेंजमेंट को अरेंज करोगे इस अपरेटस को, तो वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी क्या 0.34 वोल्ट। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि आप यहाँ से ऑब्जर्व करोगे कि जो करंट है, करंट फ्लो करता है किधर से किधर, कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर। करंट जो है, करंट फ्लो करेगा कॉपर से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ओर। ये करंट की डायरेक्शन हो गई, मतलब इस तरीके से पॉइंटर डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो किए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर रॉड की ओर। तो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है। तो ये काम किसका कर रहा है, एनोड का। इस बार एनोड कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। फिर कॉपर रॉड उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो गेन कर रहा है तो मतलब कॉपर का क्या क्या इधर रिडक्शन। तो रिडक्शन है, तो रिडक्शन होता है कहाँ, कैथोड पर। तो ये काम कर रहा है किसका, कैथोड का। तो इस तरीके से अपन ने पता कर लिया। तो इस बार जो कॉपर रॉड है इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मतलब अब जो वैल्यू आएगी वो किसकी वैल्यू आएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अब जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो सबसे फर्स्ट अपन यहां से पता चल गया EMF ऑफ सेल इन स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया 0.34 वोल्ट। ये EMF हो गया। अब एट एनोड की रिएक्शन लिखेंगे। एनोड का काम कौन कर रहा है, C। तो एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ऑक्सीडेशन किस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और H+ आयन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये गैस हो गई और H+ आयन सॉल्यूशन में चले जाएंगे। फिर कॉपर मेटल है उसका रिडक्शन, तो कैथोड की रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। तो कैथोड पर क्या होगा कि सॉल्यूशन से कॉपर आयन क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, क्योंकि गेन करेंगे तभी रिडक्शन होगा, और कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कॉपर मेटल में। तो यहाँ से ओवरऑल जो सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, इन दोनों का सम। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन जब अपन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो ये हो गया H2 गैस प्लस
Cu2 positive aqueous gives 2H plus aqueous copper metal। अब अपने को इस कॉपर रोड का, कॉपर मेटल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। तो फॉर्मूला हो गया EMF ऑफ सेल इक्वल E कैथोड माइनस E एनोड। अब ये वापिस से स्टैंडर्ड कंडीशन में है, क्योंकि यहाँ से जो गैस पास होगी, हाइड्रोजन गैस पास होगी एट 1 बार प्रेशर, एट 1 बार प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो इन सभी पर क्या आ जाएगा, नोट। तो E नोट ऑफ सेल, E कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन रिएक्शन Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu माइनस E एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन, लेकिन रिडक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो H प्लस से H2। तो ये वैल्यू अपने को गिवन है 0.34 वोल्ट। कॉपर मेटल का अपने को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, क्योंकि कैथोड का काम कर रहा है, तो वैल्यू आएगी किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। ये वैल्यू अपने को पता है फिक्स है कितनी, 0। तो E नोट Cu2 पॉजिटिव से Cu हो गया 0.34 वोल्ट, और ये वैल्यू आ गई इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। तो यही अपन ने पढ़ा था पहले एग्जांपल में। तो प्लस में आ रही है, तो जब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी हो तो माइनस 0.34 वोल्ट। तो इस तरीके से अपन किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड मानकर।